नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी और एक अगले वीडियो में जो लगातार हम वीडियो बना रहे थे, जो 4 लेबर कोड है, 4 लेबर कोड है, उस पर वीडियो बना रहे थे। उसमें ये अगली सीरीज का वीडियो है जिसमें हम सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, ईपीएफओ की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, लगातार मजदूर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि इसका आज मजदूरों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईपीएफओ की इसमें क्या रोल है। ईपीएफओ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसके अंदर। और क्या अब जो सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात हो रही है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। असल में क्या है, ये जो कोड है, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड, जैसे मैंने बताया 4 कोड हैं, उनमें से तीसरा कोड ये है सामाजिक सुरक्षा कोड। तो इसमें पेंशन का मुद्दा, ईपीएस 95 का मुद्दा इसी में आएगा। और पेंशनर लगातार कह रहे हैं कि मनोज भाई कोई वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप देखिए कि किस तरीके से सरकार ईपीएफओ का दायरा बढ़ा रही है। क्या पेंशन बढ़ेगी, क्या पेंशन मिलेगी, क्या पेंशन बढ़कर मिलेगी, इन सब विषयों की भी बात करेंगे हम। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 3 तारीख है और 3 तारीख को प्रोटेस्ट होना था, 3-4 तारीख को प्रोटेस्ट था। उस विषय में क्या अपडेट है वो भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे और क्यों ये धरना प्रदर्शन जो था ये नहीं हो रहा है। जहाँ तक देख रहे हैं पुतिन, बात की जा रही है कि पुतिन आ रहे हैं 4 और 5 तारीख को, उस विषय पे बात की जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्यों रद्द हुआ प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर, ईपीएस 95 पेंशनर का प्रोटेस्ट क्यों रद्द हुआ, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन उसको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि पेंशनर्स, आपके कम वीडियो आ रही हैं लेकिन आपके लिए लगातार मैं रिसर्च करता हूं, कुछ ना कुछ तथ्यात्मक लाता हूं जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिले। अगर मैं आपको कोई जानकारी ना दूं और मैं सिर्फ वीडियो वही बनाता रहूं कि बढ़ गई पेंशन, बढ़ जाएगी पेंशन, मिलेगी पेंशन, बढ़ के मिल गई पेंशन, आएगी पेंशन, घर में आ गई पेंशन, अकाउंट में आ गई पेंशन, 1 हफ्ते में आ जाएगी पेंशन, 10 दिन में आ जाएगी पेंशन, 15 दिन में आ जाएगी पेंशन, पेंशन चल दी है, पेंशन पहुंचने वाली है, पेंशन की बस निकल चुकी है, मोदी जी ने कर दी रैली, अमित शाह ने कर दिया ऐलान, श्रम मंत्री ने कर दिया ऐलान, वित्त मंत्री ने कर दिया ऐलान, बढ़ गई पेंशन। इस तरह की अगर मैं बात करूंगा और वो नहीं निकलेगी तो मैं कैसे बताऊं आपको। झूठी खबरें मैं दे नहीं सकता, झूठी आशा मैं दे नहीं सकता, झूठी उम्मीद मैं बना नहीं सकता। लोग लगातार मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं मनोज भाई कब आ रही है मेरी पेंशन, मनोज भाई मेरी पेंशन रुक गई है, मनोज भाई मेरी मिनिमम पेंशन 1000 करवा दो, मनोज भाई कुछ तो करो, मनोज भाई मेरी बात तो सुनो। भाई मैं क्या जवाब दूं, मैं अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वही चीजें सुननी है और आपको कोई प्रयास नहीं करना है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन हाँ, आपको समस्या समझकर उसका समाधान की ओर अग्रसर करना है, तो अग्रसर होना है और समस्या का समाधान करना है, तो मैं आपके साथ हूं आगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज बनूं और आपके सामने सही पिक्चर रखूं। झूठी पिक्चर रखकर कुछ व्यूज लेकर, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, व्यूज तो आएंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन मैं उस वीडियो में अगर कुछ तथ्य नहीं है तो वो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। लेबर जो नए श्रम कानून है, लेबर कोड है, 4 है, उसमें से तीसरा नंबर ये है सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं संहिता। 4 लेबर कोड में से है सोशल सिक्योरिटी कोड, ये तीसरे नंबर पर है और लास्ट एक और करेंगे। तो ये बहुत जरूरी इसलिए है कि इसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स की, ईपीएफओ की, ईएसआई की, सबकी बात हो रही है। तो ये इसमें संगठित क्षेत्रों के मजदूरों की बात हो रही है, इसमें असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की बात हो रही है। तो इसको डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। पीछे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है 4 लेबर कोड के विरोध में, जो सरकार ने लागू कर दिया है नया कानून, और बहुत सारी बातें उसमें। लेकिन जो तीसरा मुद्दा है वो सीधा हमारे और आपके जीवन से को प्रभावित करने वाला है। 8 करोड़ लोगों को ये प्रभावित करने वाला है और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ेगा। सरकार सोच रही है कि 50 करोड़ लोगों को इसके अंदर लाया जाए।
तो 50 करोड़ लोगों के अगर जीवन की बात होगी, उनके प्रभावित होने की बात होगी, तो इस पर तो वीडियो बनना जायज है और मनोज सुराजी इस पर बोलेगा और बिंदास बोलेगा। इसलिए चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, एक समरी पढ़ दूं जो लिखा हुआ है, मैंने निकाला है कहीं से कि आखिर ये है क्या और इसका मोटिव क्या है। जो तीसरी संहिता है, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है या जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्यों ये लाया जा रहा है, इस विषय को मैं बता दूं। तो ये मैं बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं इस पे थोड़ा विश्लेषण करूंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि धरना क्यों नहीं हुआ, क्या पुतिन के कारण की वजह से धरना नहीं हुआ। तो दो वर्जन है इसके, एक तो नेताओं का वर्जन है और एक वर्जन है पुलिस का। मेरे जो गुप्त सूत्र हैं पुलिस की तरफ से, नेताओं ने कहा कि पुलिस ने कैंसिल कर दिया और पुलिस क्या कह रही है, वो दोनों चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं कि सामाजिक सुरक्षा संहिता है क्या। लास्ट में बने रहना, को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये दिल्ली में धरना जो था वो हुआ क्यों नहीं, असली कारण क्या था। तो ठीक है, तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए लेबर कोड में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों, संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करना और उसका विस्तार करना है। समझे? अब क्या, अब तक तो वो थे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, अब गिग वर्कर्स भी को भी ले लो अपने अंदर और उनको ले लो। गिग वर्कर्स वो होते हैं जैसे ओला ओवर वाले, ये सारे लोग हैं, ये गिग वर्कर्स हैं। इसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इसमें लेने की बात हो रही है। तो ये लगातार इतनी सारी बात हो रही है। मुख्य बिंदु ये हैं इसके, जो मैं पढ़ देता हूँ। पुराने कानूनों का एकीकरण, इसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, यही है ईपीएफओ वाला जो कानून है जिसकी हम लोग बदलाव की बात कर रहे थे। कानून तो मतलब ये लगभग खत्म हो गया, लेकिन अब जो नया कानून आया है, क्या वो हमारा वाला आया है, ये देखने वाली बात है। हमारा वाला नहीं आया है या जनता के हित के लिए नहीं आया है। जो कानून था उसे खत्म किया और एक नया कानून आ गया। लेकिन उस कानून से अच्छा है खराब है ये तो आप तय करोगे या विशेषज्ञ तय करेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि 4 पुराने कानूनों का एकीकरण किया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानून जैसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि हैं, एक ही व्यापक ढांचे में समाहित कर दिया गया है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, ये संहिता पहली बार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है। ठीक है, लाभों का विस्तार, ये श्रमिकों को बीमा, पेंशन, ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ, मुफ्त इलाज जैसे अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करता है। मतलब अब ये जो क्या बोलते हैं, एक वो दिखाया जा रहा था ना, क्या बोलते हैं, गाजर दिखाई जा रही थी, जैसे भैंस के आगे गाजर बांध देते, जो गाजर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएफओ ने दिखाई कि तुम्हारी पेंशन बढ़ा देंगे, तुम्हारी पेंशन मिलेगी, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वही गाजर, वही क्या बोलते हैं वायदा, अब असंगठित क्षेत्र मजदूर जो कम बेचारे गीग वर्कर्स हैं, इनको भी वही गाजर दी जाएगी। और वो गाजर में रस भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो गाजर इनको भी या वो चूरन इन्हीं को चटाया जाएगा। मैं तो चूरन कहूंगा, ऐसा चूरन चटाया जाएगा जिससे अब तक जो लोग परेशान है बेचारे, जिनको 500, 700, 800, 900 रुपया पेंशन मिल रही है, अब यही चूरन अब 50 करोड़ लोगों को चटाने की तैयारी है। तो वो तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन श्रमिकों को कानूनी मान्यता दी गई है, इनके कल्याण के लिए कोष बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे जिसमें एग्रीगेटर कंपनियां जैसे ओला, उबर, जोमेटो आदि को अपने वार्षिक टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत 1 से 2%, अधिकतम 5% पे आउट योगदान करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये जो कंपनियां है ओला, उबर, इनसे 5% पैसा लिया जाएगा। ये तो तय हो गया कि 5% इनसे माल लिया जाएगा। किसके नाम पर लिया जाएगा? गिग वर्कर्स के नाम पर। लेकिन अभी जो लिया जा रहा था व्यापारियों से पैसा, जिनके 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, उनसे भी तो पैसा लिया जा रहा है ईपीएफओ के जरिए। पैसे का आउटपुट कहाँ आ रहा है भैया? अरे प्रोविडेंट फंड में डाल दो तो मान लेता हूं मैं, लेकिन जब उसको 8.33% अगर उसको ईपीएस 95 स्कीम में डाल दोगे, ऐसी स्कीमों में डाल दोगे, तो उसमें से निकलेगा क्या? झुंझुना निकलेगा उसमें से। तो ये तो करोड़ों रुपया व्यापारी से तो ले लिया जाएगा, करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन वो मजदूर तक पहुंचेगा या बीच में ईपीएफओ जैसा कोई संस्थान आ जाएगा और उसे डकार जाएगा? ये प्रश्न
इसलिए उठ खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी पेंशन नहीं मिल रही लोगों को। जो लोग कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें दिल्ली में 2500 वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन कंट्रीब्यूशन किया उनको 200, 250, 500 रुपया मिल रहा है। मिनिमम पेंशन भी नहीं मिल रही है, ऐसा भी देखा गया है। 1000 सरकार कहती है, लेकिन हमने जब पत्र लिखे तो बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को 1000 भी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा है बात है। दूसरा एक और इसमें बात कही है, ग्रेजुएटी में बदलाव। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की पात्रता 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। सबसे पहले तो इन्होंने कर्मचारी की वो जो चक्कर था ना कि भैया हमें परमानेंट हो जाएंगे, परमानेंट बना लो, वो चक्कर खत्म कर दिया इन्होंने। अब वो इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाए हैं, यानी व्यापारियों को ये आजादी दे दी कि हायर एंड फायर, लोगों को रखो और निकाल दो। लेकिन उसमें एक जरूर इन्होंने कहा है कि भाई 5 साल की जगह 1 साल की ग्रेजुएटी हो गई। भाई जब तुम हायर और फायर का तुमने पावर दे दी तो ग्रेजुएटी तो तुम्हें कम करनी ही थी, वरना तो आज मजदूर तो बिल्कुल ही जान से मतलब अपने श्रम से ही, अपने अधिकारों से ही हाथ धो बैठता। तो तुमने कोई एहसान नहीं किया अगर 1 साल की ग्रेजुएटी कर दी, क्योंकि तुमने हायर एंड फायर भी तो कर दिया है। उससे पता ही नहीं 1 साल बाद उसका क्या होगा, क्या पता 1 साल से कम ही काम करा के फायर कर दिया जाए तो ग्रेजुएटी भी नहीं मिलेगी। इनके पास बहुत सारे तरीके हैं भाई, ये 11 महीने, 9 महीने, 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्हें ग्रेजुएटी नहीं देनी तो सरकार ये तमाम बहाने ढूंढ लेंगे, क्योंकि इनको मिल तो गया ही फिक्स टर्म। ये लॉलीपॉप दे दिया गया ग्रेजुएटी का 1 साल का, लेकिन ये लॉलीपॉप, ग्रेजुएटी का लॉलीपॉप तो तब होता जब 1 साल के लिए काम ही कराए, क्या पता 6 महीने में हायर एंड फायर कर दें। वो कैसे इंप्लीमेंट होगा? फिर रख लें, एक दिन की छुट्टी कर दें, फिर दोबारा से रख लें उन्हीं को फिक्स टर्म में। भैया ये ग्रेजुएटी से भी बच सकते हैं, बोनस से भी बच सकते हैं, क्योंकि इनके पास फिक्स टर्म का जो पावर आ गई है, वो जो हथियार आ गया वो खतरनाक हथियार है। ठीक है, परिवार की परिभाषा का विस्तार। ESIC और अन्य लाभों के लिए परिवार की परिभाषा को बढ़ाया गया है, जिसमें अब महिला कर्मचारियों को सास ससुर और कुछ मामलों में नाना नानी को भी आश्रित होने में शामिल होना किया जा रहा है, बशर्ते कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर हो। ये बहुत अलग बात है। बहुत कम तो देती है पैसे ही जो पेंशन, अगर कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है, उसकी पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको तो बड़ी मुश्किल से मिलती है पेंशन, तमाम झंझट है उसमें, और मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। तो ये पता नहीं क्या क्या लाभों की बात हो रही है। ये तो उसकी बात कर रहे हैं ESI की, जो उसको मेडिकल मिलता है। तो मेडिकल में क्या होगा, आप मेडिकल का ही समझ लो। अभी ESI का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, उसमें संगठित क्षेत्र के लोग हैं, अस्पताल वही हैं, डॉक्टर वही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, दवाइयाँ वही हैं। अब इन्हीं में अगर तुम 7 करोड़ लोगों को ये पूरा नहीं हो पा रहे, 7 करोड़ के करीब, 7 करोड़ से ज्यादा लोग EPFO में एनरोल है, और ESI में कितने होंगे ये आप आंकड़ा निकाल लेना। लगभग करोड़ों लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका है, ये उसके लिए इसमें भी टाइम लगता है, ऑपरेशन के लिए डेट मिलती है, भीड़ की भीड़ लगी रहती है, और इसी में 50 करोड़ लोगों को अगर आप घुसेड़ दोगे, जैसा EPFO कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर, सबको घुसेड़ेंगे, तो भैया ये तो तुम तो पैसे सबसे ले लोगे और सुविधाएं उतनी ही रहेंगी। ये भी तो सरकार को प्लान करना चाहिए कि 50,000 करोड़ हमने दे दिया हेल्थ के लिए, इनके लिए अलग से दे दिया, एक फंड बना दिया, कुछ बना दिया, इतने पैसे को हम नए हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ बताए तो सही सरकार तो ये करिए, इनसे पैसा लिया जाएगा, लेकिन क्या इनका एक्सपेंशन भी होगा इतने लोगों के हिसाब से, सुविधाएं भी बढ़ेंगी, ये बड़ी बात है, या उतनी ही सुविधाओं में नए लोग जोड़कर उनसे पैसा लिया जाएगा और फिर उसमें फिर भीड़ बढ़ जाएगी, और फिर कर्मचारी का हित और उसका स्वास्थ्य क्या सुरक्षित रहेगा? फिर तो जैसे सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने को मिलते हैं, यहाँ भी धक्के खाने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि EPFO का दायरा बढ़ने वाला है। EPFO ऐसे फैलता जा रहा है जैसे कि व्हेल मछली हो, ये बढ़ता जा रहा है, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। ये पेंशन के नाम पे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। EPFO पेंशन का नाम पर करोड़ों अरबों रुपया डकार रहा है, लेकिन पेंशन के आउटपुट के नाम पे ये रोना रोता है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर इसका दायरा क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसके अंदर असंगठित क्षेत्र के लोगों को क्यों जोड़ा जा रहा है? इसके अंदर और मजदूरों को क्यों जोड़ा जा रहा है? भाई जब तुम इन्हीं को नहीं दे पा रहे हो, जो संगठित क्षेत्र के, इन्हीं को ढंग से पेंशन नहीं दे पा रहे हो, तो तुम क्या सामाजिक सुरक्षा दोगे? ये सामाजिक सुरक्षा का लॉलीपॉप
हजम तो हो नहीं रहा मुझे, क्योंकि भैया देखा जाएगा ना, पूत के पांव तो पालने में भी दिख जाते हैं। अगर ये जो मौजूदा 1 करोड़ लोग हैं उन्हीं को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हीं को पेंशन नहीं दे पा रहे, किसी से पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, श्रम मंत्री जी से पूछो कि 500 रुपए में अपना घर चला लेंगे, 750 रुपए में अपना घर चला लेंगे, 1000 रुपए में अपना घर चला लेंगे, मिनिमम पेंशन की बात करते हैं। तो क्या बात की सामाजिक सुरक्षा है? सामाजिक सुरक्षा के नाम पर नाटक है। ईपीएफओ इतना बड़ा ब्लंडर करता है सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 1000 रुपए का मतलब क्या बनता है भाई? ना तो नैतिक रूप से सही है, ना सामाजिक रूप से सही है, ना कानूनी रूप से सही है। हर जगह ये चीटिंग वाली व्यवस्था है, जिसमें एक एम्प्लॉय पूरी जिंदगी पैसा दे, फिर तुम कहो उस पर ब्याज भी ना दो, और जब पेंशन देने की बात आए तो तुम उसे झुंझुना पकड़ा दो। कहाँ का न्याय है ये? तो ये सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं है। ये तीसरा वाला कोड है, ये तो मुझे कहीं से पेंशनर के हित में लग नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा। पता नहीं सरकार को क्या लग रहा है। सरकार सोच रही है यही इसी तरह की सामाजिक सुरक्षा देनी है जैसे ईपीएफओ अब तक दे रही है, यही सामाजिक सुरक्षा देनी है। तो भाई साहब, अभी तो 7 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा का कवर देने के बाद 1 करोड़ पेंशनर को आप चक्कर कटवा रहे हो या प्रोटेस्ट करवा रहे हो, तो आने वाले 50 करोड़ लोगों को तुम क्या दोगे? तुम कुछ नहीं दोगे। जब तुम इन्हीं को नहीं दे रहे तो उनको क्या दोगे? फिर तुम और रोना रहोगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सरकारें बेवकूफ बना रही हैं साफ साफ, मैं तो यही कहना चाहूंगा। लेकिन मोटी बात ये छोड़ दीजिए, ये धरना था 3 और 4 तारीख का, कैंसिल क्यों हो गया? नेताओं का वीडियो आपने देख लिया होगा कि दिल्ली पुलिस ने पुतिन की वजह से हमारा धरना कैंसिल कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब श्रम मंत्री से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। असल में लोगों ने इनके धरने में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। यहाँ जंतर मंतर पर धरना हो रहा है ना, देखो पीछे हो रहा है 4 लेबर कोड का। कल आ रहे हैं पुतिन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी धरना होकर गया है, लगातार धरने हो रहे हैं। और पुलिस की तरफ से जो मेरे पास सूत्र है, वहां से जानकारी आ रही है कि पुलिस ने कैंसिल नहीं किया है, खुद ही अपनी मर्जी से इन्होंने कैंसिल कर लिया और नाम दे दिया पुलिस का। ऐसी मेरे पास सूत्रों से खबर है, सूत्र नहीं बताऊंगा मैं अपने, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, धरना इन्होंने अपने कारणों से कैंसिल किया है। या तो इनके लोग नहीं आ रहे हैं जंतर मंतर पे और इनकी नेतागिरी खत्म हो गई है, इसलिए इन्होंने, और इनके झूठ पकड़ा गया है, बार बार श्रम मंत्री से लेटर ले लेते हैं, कभी मिलते हैं, कभी कुछ करते हैं, इसलिए पेंशनर्स का धरना अब नहीं हो रहा है। मैं बैठ के जंतर मंतर पे कह रहा हूं, धरने का असली कारण 2 कारण है, आप देख लो कौन सा है। एक तो ये है कि पुतिन आ रहे हैं इसलिए धरने की परमिशन कैंसिल कर दी, ये नेताओं का वर्जन है, मुझे नहीं पता करिए नहीं करिए। और जो अंदर का मेरे सूत्र कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही कहा है कि भैया आप कैंसिल कर दो, पुलिस से साठगांठ करके अपनी मर्जी से ही कैंसिल कर लिया है, ये अंदर का वर्जन है। तो भैया क्या सच है क्या, ये तो आप बताओ। ये धरना रखते ही क्यों हो जब कैंसिल करना है? तो लोगों को बेवकूफ बनाते ही क्यों? तारीख देते हो, लेटर देते हो, मंत्रियों से मिलते हो, ये बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्यों चलते हो? जब तुम्हारे बस की नहीं है तो छोड़ो ना नेतागिरी, घर बैठो अपने, कोई और आएगा करेगा नेतागिरी, और नहीं आएगा तो कम से कम पेंशनर को रोज रोज जैसे यूट्यूबर बेवकूफ बना रहे हैं ऐसे नेता बेवकूफ बना रहे हैं। गुस्सा आता है मुझे, और जायज भी है गुस्सा आना। इसीलिए मैं कहता हूं पेंशनर जाग जाओ। जब तक तुम मसीहा ढूंढोगे, जब तक तुम अपना नेता ढूंढोगे, जब तक खुद नेता नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब नेता ढूंढते रहते हो, ये नेता मेरा काम कर देगा, मैं तो कमजोर हूं। कमजोर हो तुम, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग इतने भी कमजोर नहीं है जितना कमजोर दिखाते हैं। वो किसी तरह का ना श्रम का, किसी तरह का योगदान करने की कोशिश नहीं करते हैं। और फिर तो ऐसे ही नेता उपजेंगे जो सरकार की गोद में खेलेंगे, और ऐसे ही यूट्यूबर उपजेंगे जो रोज खबर बनाएंगे कि आ गई पेंशन, बढ़ गई पेंशन, और कभी एआई के जरिए मोदी का फोटो लगा देंगे, कभी एआई के जरिए रवीश का फोटो लगा देंगे, कभी किसी का फोटो लगा देंगे, और आप देखोगे, और आप देख देख के बस बीमार हो गए हो आप लोग एक तरह की वीडियो देखकर। और उस बीमारी से मैं भी परेशान हूं, क्योंकि मुझे भी फोन करते हो कि मनोज भाई कब आ रही है पेंशन। इस बीमारी से निकलो, रियलिटी को स्वीकार करो, और जब रियलिटी को स्वीकार करोगे तो आगे की लड़ाई लड़ पाओगे। नेताओं के, यूट्यूबरों के चक्कर में फंसे रहोगे तो ऐसे ही ये लूप में फंसाते रहेंगे। रोज उम्मीद देंगे और शाम को फिर उम्मीद टूटेगी, सवेरे उम्मीद देंगे, शाम को उम्मीद टूटेगी। कितनी बार झूठ सुन सकते हो तुम, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी क्षमता है, सुनते रहो। लेकिन मैं तो सच बोलूंगा और डंके की चोट पे बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।